हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और आज से हम लोग अपनी आरबीआई कहता है वाली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दें, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता कि आरबीआई कहता है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी है क्योंकि इस सेशन का अभी जो हम लोग पेड कोर्स अपना लॉन्च किए हुए हैं इसमें इसका शायद ये पहला वीडियो होगा, तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि आरबीआई कहता है क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो आरबीआई कहता है नाम से हम लोग बेसिकली एक सीरीज़ चलाते हैं जहाँ पर हम लोग आरबीआई के सर्कुलर्स, आरबीआई के डाटा या फिर आरबीआई की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं डिस्कस की जाती, सारे के सारे आरबीआई के सर्कुलर, सारे के सारे आरबीआई के डाटा डिस्कस नहीं किए जाते। जैसे अगर मान लो कोई आरबीआई का सर्कुलर ऐसा है जिससे कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम करके वहाँ पर पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ आरबीआई के सर्कुलर या कुछ डाटा ऐसे होता है कि जिसपे एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए जा सकते, या मतलब एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर फ्रेम कर भी लेते हैं तो वीडियो के टाइम पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको अलग से बताना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी भी आरबीआई के न्यूज़ का या आरबीआई के सर्कुलर का या आरबीआई के डाटा का या आरबीआई की गाइडलाइंस का एमसीक्यू के फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होते हैं कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत हो, तब हम लोग उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें सेपरेट वीडियो के तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके लिए मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं सेपरेट बना रहा हूँ। और आप लोग पहले भी देखे होंगे जिसमें लगता है कि नहीं इसमें इसके लिए सेपरेट वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, चीज़ें कुछ भी नहीं छूटेंगी, पीडीएफ में सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। और जिस पर्टिकुलर वीडियो के लिए लगेगा कि नहीं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, उस सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे, और नहीं तो फिर हम मतलब चीज़ों को डिस्कस करते हुए ऐसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें आरबीआई के सर्कुलर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। ना तो हमको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में पीएचडी करनी है, ना तो हमको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मास्टरी करनी है, ना तो हमको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में अपना ज्ञान दुनिया को दिखाना है। हमको सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी बस उतना ही मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डीप में अगर जाने की ज़रूरत होगी तो मैं जाऊंगा, जहाँ पे लगेगा कि नहीं ऊपर ऊपर से ही चीज़ें काम मतलब हो जाने वाली हैं, उतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी। तो कई बार पिछली बार ना लास्ट ईयर भी कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स थी कि नहीं थोड़ा डीप में जाके और नहीं बताइए, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो हम बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं कि हम अगर कोई कॉलेज में है या मतलब वहाँ पर हमको एग्ज़ाम देना है, थ्योरेटिकल पेपर देना है, हमको उस तरीके से नहीं करना है। तो हमारा अप्रोच भी वो नहीं रहेगी, हमारा माइंडसेट भी वो नहीं रहेगा कि हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत। जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा, जितना एग्ज़ाम के लिए हमारे ज़रूरी होगा, वही सारी चीज़ें आपको टू दी पॉइंट यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके की भी कोई कंप्लेन बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होगी और करना भी नहीं चाहिए। ठीक ना, क्योंकि हमको एक चीज़ समझना है कि हमको सबसे पहले ये चीज़ें जाननी है कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है। पढ़ाने का तो 70-70, 80-80 घंटे का स्टैटिक का वीडियो होता है। आरबीआई के सर्कुलर पर एक एक पॉइंट्स, एक एक टर्मिनोलॉजी ऐसे आ जाती है जिस पे एक एक सेपरेट वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हमको उलझने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम रहेगा या फिर बैंक के और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगे। वहाँ पर जिस टाइप के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कोई भी कमी बेसी नहीं छोड़ी जाएगी, वो उतना उससे ज़्यादा ही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज होगी आरबीआई कहता है वाली, जहाँ पर आरबीआई की सर्कुलर, आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, आरबीआई ने कोई वेबसाइट लॉन्च की, आरबीआई ने कोई नया पोर्टल लॉन्च किया, आरबीआई ने कोई नई स्कीम लॉन्च की, उससे रिलेटेड अगर लगेगा कि सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नहीं तो नॉर्मली एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, तो आरबीआई कहता है वाली यह सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को सेबी, IRDAI, नाबार्ड, इनसे रिलेटेड भी जो न्यूज़ होंगी ये भी हम लोग अपने पेड कोर्सेज में कवर करते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। तो वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ में मिलेगा और एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल ही रहा होगा। लेकिन अगर लगेगा कि कोई सेबी की गाइडलाइन नहीं है, कोई IRDAI की गाइडलाइन है, या कोई नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, या कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है जिस पे एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाना चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। पीडीएफ में सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट में चीज़ें मिलेंगी आपको, और जिसमें लगेगा कि सेपरेट वीडियो देना चाहिए वो भी हम लोग मतलब आपको देंगे। ठीक है, तो आरबीआई कहता है वाले सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और
आरबीआई के सर्कुलर वगैरह डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर के जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है ऑलरेडी, जो लोग नए थे उनके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप में था कि हम लोग इसमें कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। और ये जान लेना कि अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आए, चाहे फिर वो आरबीआई का सर्कुलर हो, गाइडलाइंस हो, रिपोर्ट हो, डाटा हो, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ हो। आरबीआई को आपको पकड़ के चलना है, इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज का भी इसी तरीके से मतलब आज बेसिकली सर्कुलर तो नहीं है ये आरबीआई का जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आरबीआई का एक डाटा है जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और पीडीएफ में भी इसका कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ों को मतलब और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्वेश्चंस को और पढ़ने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। सारे पॉइंट्स वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर हम लोग चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देखो आरबीआई के इस डाटा में क्या बोला गया है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये देखो मैंने ऐसे एक एक करके लिख लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिटेल्ड वे में पीडीएफ में भी आप लोगों को मिलेगा। और क्या इसमें बोला गया है ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि करके सारी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि आरबीआई का डाटा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगी, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला गया है, CAD डिक्लाइंस टू USD 18.2 बिलियन ईयर ऑन ईयर इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 आरबीआई डाटा, आरबीआई के डाटा ने ये बोला है, ठीक है। तो ये एक एक करके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको हम लोग समझते हैं हिंदी में आसान आम बोलचाल की भाषा में। आरबीआई का ये जो डाटा रिलीज किया गया है, ठीक है, टू द पॉइंट हम लोग समझेंगे इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, नोट्स वगैरह आप लोग इसके बनाते रहना, नोट डाउन आप लोग इसमें मतलब करते रहना, ठीक है। तो आरबीआई का जो ये डाटा है इसके अनुसार इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको कि हम लोग CAD बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक ना, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 में घटकर 18.2 बिलियन USD हो गया है, ठीक है, जो कि जीडीपी का 2.2% है, जो कि जीडीपी का 2.2% है, ये इस रिपोर्ट में बोला गया है। इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट CAD डिक्लाइन टू USD 18.2 बिलियन which is 2.2% of the GDP in Q3 of the financial year 23 from the USD 30.9 billion USD in Q2 financial year 23 according to RBI data, ठीक है ना। तो जो कुछ भी इंग्लिश में यहाँ पे लिखा सबको मैं आपको एलेबोरेट करके आसान बोलचाल की भाषा में हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से सुनो आप लोग इसको। आरबीआई की जो डाटा रिलीज किया गया इसके अनुसार इंडिया का CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 में घटकर 18.2 बिलियन USD हो गया, जो कि जीडीपी का 2.2% था, जो कि जीडीपी का 2.2% है। जबकि अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 में ये 30.9 बिलियन USD था, जो कि जीडीपी का 3.7% था, ठीक है। एक साल पहले करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 22.2 बिलियन USD था, जो कि जीडीपी का 2.7% हुआ करता था, ठीक है। और ये CAD में जो कमी आई हुई है, ठीक है, CAD में कमी आने के पीछे का रीज़न ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 में मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो USD 78.3 बिलियन था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 में ये घटकर 72.7 बिलियन USD हो गया। तो जो ये मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, दोनों क्वार्टर के बीच में कमी आई है। आप लोग देख रहे हैं कि Q2 में क्या था और Q3 में क्या था, ठीक है। तो उसी की वजह से ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है वो आई हुई है, ठीक है ना। बिहाइंड द लोअर CAD इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 वाज द नैरोइंग ऑफ द मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट टू USD 72.7 बिलियन USD फ्रॉम USD 78.3 बिलियन USD इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 coupled with the robust services and private transfer receipt said रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि पहले जो इंडिया का जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट था वो Q2 में, फाइनेंशियल ईयर के Q2 में 78.3 बिलियन USD था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के Q3 में घटकर 72.2 बिलियन USD हो गया। तो इन सारी वजहों से अकाउंट का, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें कमी आई हुई है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बिजनेस और यात्रा सेवाओं के बढ़ते एक्सपोर्ट के कारण
सर्विस एक्सपोर्ट में 24.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विस एक्सपोर्ट रिपोर्टेड ए ग्रोथ ऑफ 24.5 ईयर ऑन ईयर ऑन दी बैक ऑफ राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेसेस एंड ट्रैवल सर्विसेज। ठीक है, ये पॉइंट भी है इसमें। प्राइमरी इनकम अकाउंट में शुद्ध व्यय जो कि मुख्यतः निवेश आय भुगतान को दर्शाता है, इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है और पिछले साल ये 11.5 बिलियन यूएसडी हुआ करता था, जबकि इस बार 12.7 बिलियन यूएसडी हो गया है। ऐसा इस डाटा में, आरबीआई के इस डाटा में भी कहा गया है, पढ़ो आप लोग। नेट आउटगो फ्रॉम द प्राइमरी इनकम अकाउंट मेनली रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स इंक्रीज्ड टू 12.7 बिलियन यूएसडी फ्रॉम यूएसडी 11.5 बिलियन ए ईयर अर्लियर। एक साल पहले जो 11.5 बिलियन यूएसडी हुआ करता था वो यूएसडी 12.7 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया। और ओवरसीज यानी कि विदेशों में कार्यरत भारतीयों की रेमिटेंस प्रेजेंट करने वाली प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट में पिछले साल की तुलना में 31.7% की वृद्धि देखी गई है और ये अभी जो है 30.8 बिलियन यूएसडी है। ठीक है ना, फिर से आप लोग मतलब इसको सुनो समझो इसको। ये देखो लिखा गया ना, प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट्स मेनली रिप्रेजेंटिंग रेमिटेंस बाय इंडियंस एम्प्लॉयड ओवरसीज अमाउंटेड टू यूएसडी 30.8 बिलियन यूएसडी एन इंक्रीज ऑफ 31.7% फ्रॉम द ईयर अर्लियर। फिर से आप लोग सुनो, ओवरसीज यानी कि विदेशों में कार्यरत भारतीयों की रेमिटेंस रिप्रेजेंट करने वाली प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट में पिछले साल की तुलना में 31.7% की वृद्धि देखी गई है और ये अभी जो है बढ़कर 30.8 बिलियन यूएसडी हो गई है। फिनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 11.1 बिलियन यूएसडी मतलब रहा, उसमें 11.1 बिलियन यूएसडी की वृद्धि हुई। एज पर द बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP position in Q3 of the financial 23, there was an accretion of USD 11.1 billion to foreign exchange reserves as against an accretion of a mere USD 0.5 billion in the year ago। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 11.1 बिलियन यूएसडी की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति के ही अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में जो है 14.7 बिलियन यूएसडी की कमी आई है। ठीक है ना, कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है, तो 14.7 बिलियन यूएसडी की कमी आई है। एज पर दी बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP पोजीशन इन अप्रैल टू दिसंबर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2023 के 9 महीनों के दौरान, टोटल ये 9 महीने हैं अप्रैल से दिसंबर के दौरान। ठीक है, तो ये जो डाटा ये वाला है ये अप्रैल टू दिसंबर केवल 9 महीने का है। इसमें बोला गया है एज फॉर द BOP पोजीशन इन अप्रैल टू दिसंबर 2022 देयर वाज ए डिप्लेशन ऑफ USD 14.7 billion from the foreign exchange reserves against a creation of USD 63.5 billion in the year ago period, the RBI said। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 14.7 बिलियन यूएसडी की कमी आई। पिछले 3 महीनों के सापेक्ष जनवरी 2023 और फरवरी 2023 में औसत व्यापार घाटे में भी काफ़ी कमी होने के कारण फिनेंशियल ईयर 2023 के Q4 में करंट अकाउंट डेफिसिट में 10 से 12 बिलियन यूएसडी का कमी रहने का अनुमान है। विद कंसिडरेबल कंप्रेशन इन द एवरेज ट्रेड डेफिसिट इन जनवरी फरवरी 2023, जनवरी और फरवरी 2023 के दौरान, ठीक है, औसत व्यापार घाटे में काफ़ी कमी आने के कारण relative to the previous 3 months, the CAD is expected to recede further to USD 10 to 12 billion in Q4 of the financial year 2023। क्या कहा गया है इसमें, पिछले 3 महीनों के सापेक्ष जनवरी 2023 और फरवरी 2023 में औसत व्यापार घाटे में कमी आ जाने के कारण फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q4 में करंट अकाउंट डेफिसिट में Q4 के करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है
10 से 12 बिलियन यूएसडी की कमी आने का अनुमान, ऐसा मतलब एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है ना। सीएडी देखो ये बोला गया है ना। तो ये आरबीआई की एक तरीके से एक डाटा था, आरबीआई की एक रिपोर्ट थी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए आप लोगों के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जरूरी होती हैं। इसी तरीके से आपको आने वाले टाइम पर आरबीआई के जो सर्कुलर्स होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे, आरबीआई की जो गाइडलाइंस होंगी वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाएंगे। जहाँ पर जिसके सेपरेट वीडियो की ज़रूरत होगी वहाँ पर उसका आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, जहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट चल जाएगा, उसको हम लोग क्वेश्चंस के टाइम पर डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के सारे वीडियोस आप लोगों को हमारे पेड कोर्सेज में मिलेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के पेड कोर्सेज का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं और कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो जाकर आप लोग वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। दो कोर्सेज फिलहाल हम लोगों ने लॉन्च किया है। एक पीडीएफ कोर्स है जहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मंथली बेसिस पर मिलेगी। एक वीडियो कोर्स है जहाँ पर वीडियो कोर्स और पीडीएफ, उस वीडियो कोर्स में आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलेगा। वीडियो आपको रेगुलर अंतराल पर मिलता रहेगा, मंथ एंड में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।